नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन और आप सब मुझे देख रहे हैं सिने कला। जी हाँ, इस सिने कला एक चैनल शुरू हुआ है, बहुत ही प्यारा चैनल है। आप इसमें देखिएगा, मेरे मतलब कई गाने देखने को मिलेंगे, कई बातें सुनने को मिलेंगी, हमारी जीवनी सुनने, मैं ही नहीं, हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी दिग्गज लोग हैं वो सब इससे जुड़ेंगे, क्योंकि टाइटल ही बड़ा प्यारा है, सिने कला। जी हाँ, तो मैं कहना चाहूँगा, तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह शाम, सिने कला, आई लव यू, यू लव मी। जी हाँ, तो सिने कला को हम बहुत प्यार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आगे भी मतलब ये अच्छे अच्छे कलाकारों को आपके सामने लिया जाएगा। और मैं चाहता हूँ, दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखें और सराहें और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए कहें। सर, आपने बॉलीवुड का वो दौर देखा है, संगीत का वो दौर देखा, शुरुआत कहाँ से हुई अगर बात करें आपके गाने से कुछ सुपरस्टार बन गए, रातों रात आदमी हीरो बन गए। आज भी दिलीप सेन है वो सिंपलिसिटी से जाने जाते हैं। देखिए, ऐसा है, इंडस्ट्री में पहली पहली जो हमारी शुरुआत हुई, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में मैं और समीर सेन, यानी हमारे को दोनों को, चाचा भतीजे को मिला के हमारी तीसरी पीढ़ी हो जाती है। पहली पीढ़ी में मेरे पिताजी जमाल सेन जी थे, जो 51 में पहली म्यूज़िक दिया, शोखियाँ, फिर दायरा, रंगीला, अमर शहीद, आला उदर, पतित पावन, मनचली वगैरह काफ़ी फिल्मों में दिया। और उसके बाद में सेकंड में मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी आए, थर्ड में हम चाचा भतीजा दिलीप सेन, समीर सेन। हमारी शुरुआत हुई सुरमा भोपाली से। हमें असद भोपाली साहब ले गए जगदीप साहब के साथ पास में। वहाँ से हमारे जगदीप साहब से मिलने के बाद में हम मतलब हमारे करियर की शुरुआत हुई। और आज हम जो कुछ भी हैं उसमें जगदीप साहब की फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। क्योंकि अगर वो हमें उस वक्त ब्रेक नहीं देते या हमें म्यूजिक डायरेक्टर नहीं समझते तो आज हम आप लोगों के बीच में नहीं होते। तो ये सारा श्रेय जो जाता है हमारा फिल्म लाइन में आने का, ये जगदीप साहब को जाता है। रही बात सक्सेस की, तो सक्सेस में तो हमारे काफ़ी लोगों का हाथ रहा है। जिस तरीके से जगदीप साहब ने हमें एंट्री दी, साजिद नडियादवाला जी ने अपनी फिल्म जुल्म की हुकूमत से हमें शोहरत प्रदान की, अशोक त्यागी जी ने अपनी अंधेरगर्दी फिल्म में एज ए डायरेक्टर में उन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक लिया, जिसमें हमें बड़े सिंगर दिए, अमित कुमार जी और आशा भोसले जी दिए, जनेश दयाल साहब कनाडा के जो थे इसके प्रोड्यूसर थे, और अशोक त्यागी जी इसके डायरेक्टर थे। उसके बाद में जो हम लोगों का कैरियर का जो ग्राफ चला आगे, वो यश चोपड़ा जी की फिल्म आईना और ये दिल लगी, जिसमें डायरेक्टर थे दीपक सरीन जी आईना के, और ये दिल लगी के डायरेक्टर थे नरेश मल्होत्रा जी, और जीना मरना तेरे संग गुलशन कुमार जी। गुलशन कुमार जी का भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान रहा और आज भी है। आज भी मैं टी सीरीज के लिए काम कर रहा हूँ। तो यूँ समझिए, उसके बाद में गुड्डू धनवा जी, के रविशंकर जी, कुक्कू कोहली जी, राज कंवर जी, राहुल गुप्ता जी और एच राहुल रवेल साहब, ऐसे कई लोगों ने हमारे साथ काम किया और कई बड़े दिग्गजों ने साथ में काम करने से तो आज दिलीप सेन, समीर सेन बने। सर, आज आपका एक लाइफ का कौन सा गाना था जिसने दिलीप सेन को दिलीप सेन बनाया? देखिए, गाने तो हमारे अमूमन अभी तक जो हमने 2,500 के करीब गाने, जिसमें फिल्में भी हैं, प्राइवेट एल्बम भी हैं और भजन भी हैं, गीत भी हैं, सब कुछ हैं। तो वैसे तो 2,500 गाने हैं हमारे। मगर जो फिल्मों में जब आप लाइमलाइट में आते हो या फिल्म के अंदर आने के बाद में लोगों आपकी एक पहचान बनती है, तो वो गाना था मेरा ओले ओले। तो ये दिल की फिल्म का सैफ अली साहब पे था, अभिजीत जी ने उसको गाया था और समीर राइटर जी ने, अनजान जी ने उन्होंने लिखा था, सरोज जी ने उसको पिक्चराइज किया था। यशराज की फिल्म थी ये। और उससे पहले आईना से हमारी ग्रोथ बढ़ने लगी थी, मतलब वो गाना बहुत चला था, गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। उसके बाद में फिर गुड्डू धनवा जी की आई फिल्म जिद्दी से हमारा एक अलग पहचान बनी। कुकू कोहली जी की फिल्म अपना हकीकत से हमारी एक अलग पहचान बनी। अब इसमें हकीकत में हम लोगों ने हरिहरन जी को काफ़ी आगे सपोर्ट किया, और ओले ओले के लिए हमने अभिजीत जी को किया। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते में सोनू निगम जी थे, और गोरिया रे में जोली मुखर्जी थे। तो इस तरीके से काफ़ी नए सिंगरों के साथ भी काम किया, कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, सुनिधि जी, अनुराधा जी, कविता जी, साधना सरगम जी, अलका याग्निक जी, और नो डाउट आशा जी, लता जी के साथ तो हम मतलब हमारे ड्रीम, वो एक सपना है, तो उनके साथ भी काम करने का हमें मौका मिला। तो ईश्वर की कृपा है। और अभी हमारी 5वीं पीढ़ी भी तैयार हो गई है। अरे 2025 में मेरा पड़पोता भी लॉन्च हो जाएगा। ये दिल्ली का कितना बड़ा एक्सपोजर मिला आपको, ये दिल्ली? देखिए, ये दिल लगी का तो मैं अब तक कहूँगा आपसे कि अगर मैं अभी भी कहीं जाता हूँ
और जैसे मेरा नाम बताता हूँ दिलीप सेन, तो जाहिर सी बात है कि दिलीप सेन कई होते हैं, दिलीप नाम के कई लोग हैं, मगर जब उनको मैं गाने का जिक्र करता हूँ, संगीतकार जब बोलते हैं तो कई लोग, जाहिर सी बात है, जो आजकल के बच्चे हैं या आजकल के जो कुछ लोग हैं जो फिल्मों से वाबस्तानी है, उन लोग पूछते हैं भाई कौन, तो जब उनको वो गाने का नाम लेता हूँ कि ओले ओले गाना सुना है आपने, जब भी कोई लड़की, तो वो फ़ौरन मुझे रिकग्नाइज कर लेते हैं, पहचान जाते हैं, अच्छा आप वो हैं दिलीप सेन। तो उस गाने का काफ़ी फ़र्क पड़ा हमारी कैरियर में, और वो यूँ कहूँ तो भी चलेगा कि आज भी मेरी एक नई पहचान जो है दिलीप सेन समीर सेन की, वो ओले ओले ही है। एक लाइन क्या थी ओले ओले की और कहाँ पे फिल्माया गया था, कहाँ था, और उसका क्या उस टाइम में आपको मेहनतनामा मिला था? अगर बात करें, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने लफ्जों से बात। देखिए ऐसा है इसमें, क्योंकि कोई भी गाना हिट होता है तो संगीतकार अकेला उसका क्रेडिट नहीं ले सकता, क्योंकि गाना लिखा अच्छा जाता है, जिसको समीर राइटर जी ने अच्छा लिखा, प्लस डांस डायरेक्टर ने उसको बहुत अच्छा पिक्चराइज किया, सरोज खान जी ने, प्लस सैफ अली साहब ने उसको डांस करके और अच्छा निभाया डांस को, प्लस यशराज ने उसके लिए अच्छा सेट दिया, समय दिया कि नहीं भाई तुम 2 दिन 3 दिन 4 दिन लो। तो बैनर का हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है, जब कोई चीज़ चलती है तो अकेली नहीं चलती है या किसी एक के नाम पे नहीं चलती है। तो आप ये कहेंगे कि ओले ओले सिर्फ दिलीप सेन का, तो ऐसा नहीं हो सकता, उसमें नरेश मल्होत्रा जी का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर नरेश जी वो गाना नहीं पसंद करते ओले ओले तो वो इतना हिट नहीं होता, मतलब। तो डायरेक्टर इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, और हमारे करियर में उनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। उस तरीके से समीर अंजान साहब का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने ओले ओले शब्द को जिस तरीके से लेखनी में निभाया कि जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। तो आप ये देखिए कि आप जब एक गाना कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गानों में, मैं बोलते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हमारे गानों में आपको छिछोरापन नहीं मिलेगा। हालांकि ये उस ज़माने का एक चालू गाना था ओले ओले मेरी नज़र में, मगर ये लोगों को घरों में सुनने के लायक था। आज भी वो कई डांस पार्टियों में या शादी समारोह में, बर्थडे में कहीं ना कहीं आपको बजता सुनाई देगा ही देगा। दिलीप जी, आप जो है समय के अनुसार हर चीजें बदलती हैं, आपकी भी एक पहचान है, क्या कहना चाहोगे? आपने गले में 6 माला है, घड़ी है, गोल्ड का, कितने शौक रखते हैं आप? ये तो देखिए सक्सेस के साथ में हर चीज़ आ जाती है। क्या है पूरा? तो ये मैं आपको एक बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हर इंसान चाहता है कि मैं गोल्ड भी पहनूं, मैं फलां पहनूं। कुछ पहनते हैं, कुछ नहीं भी पहनते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं पहन सकते, सब पहन सकते हैं, मगर मेरा एक शुरू से रहा है कि मैं गोल्ड से ज़्यादा प्यार करता हूं। और मैं क्या है कि थोड़ा संगीतकार के साथ साथ आध्यात्मिक भी हूं। मैं शिव को बहुत मानता हूं, और मेरे इष्ट देव जो हैं वो है हाजम शक्करवार बाबा। मैंने दरगाहों पे जाता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज के जाता हूँ, नर शरीफ में मेरे पीर जो हैं हाजम शक्करवार बाबा हैं, ये मखदूम शाह बाबा हैं, हाजी अली बाबा है, हाजी मलंग है। ऐसे जगहों पे जाते रहते हैं हम लोग हर जगह। और मंदिर में मैं जाता हूँ महाकाल में। मैं जब भी इंदौर जाना होता है तो सबसे पहले मैं दर्शन करने महाकाल के जाता ही हूँ। तो आप मुझे कहीं एक रंग में नहीं देख सकते, अलग अलग रंगों में देखें। तो मेरा एक लिबास ही मैंने ऐसे बना लिया कि मैं संगीतकार तो मैं अपने काम से जाना जाऊँ, मेरे लिबास से मैं ये लगूँ कि मैं भाई संत टाइप आदमी है, शांत आदमी है, इस तरीके से। जी सर, संगीतकार जो है हमेशा गुमनामी की जिंदगी पीछे रहता है, फिल्म हिट हो जाती है लेकिन उसका कहीं जिक्र नाम किया थोड़ा बहुत होता है। बहुत सारे हमने सिंगर से ही बात की, म्यूजिक डायरेक्टर से बात, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? फिल्म हिट हो जाती है रातों रात? नहीं, मगर इसमें क्या है कि देखिए अभी भी जो आज भी जो हो रहा है, ये तो ठीक है कि अभी ये इतने चैनल आ गए हैं, इतनी मीडिया का एक स्टाइल आ गया है, मतलब कि आज आपके पास इंस्टाग्राम आ गया, व्हाट्सअप आ गया, फेसबुक आ गई है, और भी कई चीज़ें आ गई जिससे आप अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं। पहले ऐसे होता नहीं था। पहले तो क्या है कि आपका नाम छपेगा तो ही होगा, और उस वक्त इतने इंटरव्यू भी नहीं होते थे लोगों के, क्योंकि बहुत कम पता चलता था। खाली एक रेडियो एक ऐसा माध्यम था जिसमें जब गाना बजता था तो बोला जाता था कि फ़लाँ गाना फ़लाने म्यूजिक डायरेक्टर का है। और अब आजकल का एक नया ट्रेंड इन लोगों ने निकाला हुआ है, कंपनियों ने क्या या प्रोड्यूसरों ने, कि एक एक फिल्म में 5-5 म्यूजिक डायरेक्टर होते, तो उन्होंने पोस्टर से नाम ही हटा दिया हम लोगों का कि अब क्या यार, एक फिल्म में 4 म्यूजिक डायरेक्टर है तो किस किस का नाम देंगे। तो ये गलत है, क्योंकि अगर म्यूजिक डायरेक्टर ना हो तो गाना कौन बनाएगा। आप ये समझते हैं कि एक अच्छी कहानी आपने चॉइस कर ली, आपने एक अच्छे हीरो हीरोइन ले लिए, आपने अच्छा प्रोड्यूस बैनर ले लिया, आपने हर चीज़ की सहूलियत अपने प्रोडक्शन के हिसाब से ले ली, मगर संगीत तो चाहिए।
बिना संगीत के गूंगी फिल्म तो आप गाने चलाओगे नहीं। तो मैं समझता हूँ कि फिल्म के अंदर अगर बैकबोन है, अगर रीढ़ की हड्डी अगर आप माने फिल्म की, तो वो है संगीत। जिस फिल्म का संगीत अच्छा रहा है, वो फिल्म की कहानी या फिल्म थोड़ी वीक भी रही तो उसके म्यूज़िक ने उसको चलाया। उसके क्योंकि जैसे अभी मैं अपने गानों से ही कह देता हूँ, ओले ओले मेरा गाना फर्स्ट रील में था, फिल्म की फर्स्ट रील में, जो कि अमूमन छूट जाता है क्योंकि टाइटल आते हैं निकल जाता है। तो गाने का कोई इतना मुझे नहीं लगता था कि ये गाना इतना पकड़ेगा, मगर वो इतनी वैल्यू बनी उस गाने की, लोग पब्लिक की इतनी लाइकिंग हुई कि वो गाना अगर छूट जाता था तो लोग उसके लिए दोबारा आके फिल्म देखते थे। तो म्यूज़िक बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभाता है। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त इतनी मीडिया नहीं थी तो लुप्त हो जाते थे, मगर आज का संगीतकार ऐसा नहीं है। आज का संगीतकार को जानने लग गए हैं लोग। और वैसे मैं बता दूं आपको कि उस ज़माने के कुछ संगीतकार का इतना शौक भी नहीं था फ़ोटो खींचाने का, और अगर खींच भी जाती थी तो उनको कोई देता भी नहीं था, कहाँ छपाएंगे वो। आज हमारे पास ये फैसिलिटी है कि भाई अगर हम किसी फंक्शन में भी जाते हैं तो फंक्शन के बाद में हम जैसे ही बाहर निकलेंगे इतने में हमारे व्हाट्सअप के ऊपर फटाफट फ़ोटो आ जाती है। तो जब तक वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हमको एज ए चीफ गेस्ट या एज ए गेस्ट बुलाया है वो अपनी फ़ोटो में भेजेगा, उससे पहले तो हम अपना पेज ही बना के डाल देते हैं। तो इतना फास्ट हो गया, तो ये मीडिया में फ़र्क हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें आज के म्यूजिक डायरेक्टरों के लिए या आज के कलाकारों के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट हो गया कि ये मीडिया आने से। कहीं ना कहीं आप बॉलीवुड से नाराजगी है थोड़ी आपकी, क्योंकि आपको ये हम अपनी नजर से कह रहे हैं कि बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, सुभाष जी के 100 साल पूरे हुए, मोहम्मद अजीज की भी यही शिकायत थी कि हमें बुलाया नहीं जाता, हम नहीं चाहते कि हमारा नाम ले, ये कम से कम इनवाइट तो करें। आज बड़े बड़े शोज होते हैं, कहीं ना कहीं आप भी नाराज रहते हैं, हम चाहते हैं कि इतना बड़ा आपका नाम है, कोई आप शिकायत है आपको उससे? बोलिए। नहीं, मैं शिकायत इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि देखिए, जो भी शो होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, उसका एक दायरा होता है। क्योंकि आजकल देखिए कोई भी आप फंक्शन करते हैं, क्योंकि अमूमन तो होटलों में होती है, बड़ी बड़ी होटलों में होती है, तो वो पहले से एक फिक्स होता है उनका, मतलब गेस्ट की एक लिस्ट बन जाती है कि हम इन इन गेस्टों को बुलाएंगे। अच्छा, उसके बाद में क्या हो जाता है कि ड्यू टू सब्जेक्ट कि यार इसमें दिलीप सेन को क्या बुलाएं, अभी वो इतना पुराने हो गए या ये हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमको नहीं बुलाते। मगर इसमें हमको बुरा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमें जितनी पब्लिसिटी या हमें जो माइलेज मिलना चाहिए वो मुझे मिलता है, और मुझे जहाँ जाना होता है मैं चला जाता हूँ, जहाँ मुझे बुलाते हैं मैं जाता हूँ। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन में ही हर म्यूज़िक डायरेक्टर को या हर एक्टर को बुलाया जाए। मैं ऐसे कई आर्टिस्ट आपको बता दूं जो जैसे नाना पाटेकर जी को मैंने अभी तक कोई सी फंक्शनों में नहीं देखा। ऐसे कई बड़े बड़े एक्टर हैं जो फंक्शनों में जाते भी नहीं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई बुलाते नहीं है, बुलाते हैं, मगर जाने का समय भी नहीं होता। कभी कभी मेरे पास ऐसे 4-4 फंक्शन आ जाते हैं कि अभी इसमें जाऊँ या उसमें जाऊँ, तो वो ऐसा नहीं है। वो अभी वो पहले वाली नाराज़गी नहीं है कि यार उसने नहीं बुलाया तो उसे नाराज़ हो जाओ, क्योंकि गाने बजाने का एक ऐसा, हमारी एक संगीत की ऐसी लाइन है कि हमको नाराज़गी किसी से होती ही नहीं है। हमारे साथ तो ये भी हुआ है कि एक फिल्म में हमको लिया, नेक्स्ट पिक्चर उसने शुरू की, उसमें दूसरा संगीतकार आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर से नाराज़ हो जाए। भाई उसकी कहानी की डिमांड अगर वो संगीतकार है तो उसने उसको ले लिया, मगर हो सकता है उसके बाद में तीसरी चौथी फिल्म में वो हमको ले भी लेते थे। आपने कई पीढ़ी के साथ भी काम किया, कपूर खानदान के साथ भी आपने कहा, आईना शायद ऋषि कपूर थे उसमें। नहीं, आईना के अंदर जैकी श्रॉफ और तो क्या कहना चाहोगे, उनका बेटा भी फिल्म में आ चुका है, क्या अभी उनके बच्चे के लिए आपने कुछ? देखिए, ऐसा है कि मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा परिवार जो है वो अभी 5वीं पीढ़ी पे आ गया है। कपूर ख़ानदान 4 पीढ़ी में चल रहे हैं, हम लोग भी 4 पीढ़ी में चल रहे हैं, और अभी 5वीं पीढ़ी में भी उन लोग भी आ गए, हम लोग भी आ गए। मेरा पोता तो शायद इस साल एज ए म्यूजिक डायरेक्टर लॉन्च, सिंगर तो लॉन्च हो ही गया है 10 जनवरी को, बट इस साल वो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी हो जाएगा। तो परिवारों का जो हमारा सिलसिला चला, हम बहुत शुक्रगुजार हैं महाराष्ट्र के, मुंबई के, कि हमारे परिवार को इतना मान सम्मान और इतना एक ओहदा दिया और इतना प्यार मिला हमें महाराष्ट्र की भूमि से कि हमें अपना राजस्थान याद नहीं आता। राजस्थान के अब हम प्रवासी हो गए, परदेसी हो गए राजस्थान के लिए, जबकि हमारी जन्मभूमि वहाँ है, मगर हमारी कर्म भूमि मुंबई है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं ईश्वर के और इस महाराष्ट्र के कि हमें यहाँ काम करने का मौका मिला, और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के, और ख़ास करके ऑडियंस के, जो हमें देख के इस मुकाम तक अब तक सुनते आई है। सर, एक जोड़ी रही है, हम बच्चे हैं आपके सामने, हमेशा जोड़ी रही, साजिद वाजिद, दिलीप सेन, समीर सेन, जोड़ी के बारे में क्या क्या, कितनी जोड़ियाँ थी और वो जोड़ियाँ कैसे धीरे धीरे शिफ्ट हो गई है? नहीं, शिफ्ट नहीं होती है। क्या होता है कि रोशनलाल भगतराम के ज़माने से लेके
शंकर जयकिशन जी आए, कल्याण जी आनंद जी आए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आए, आनंद मिलन जी आए, अपना नदीम श्रवण आए, दिलीप सेन, समीर सेन, जतिन ललित, और अभी सलीम सुलेमान हैं और विशाल शेखर जी हैं, और भी 2-4 वो लड़के दूसरे शंकर एहसान लोग, वो 3 लोग हैं, और एक गुजराती वो अमित त्रिवेदी वगैरह भी, इन लोग भी हैं। जोड़ियां होने से क्या होता है, काम बढ़ जाता है, और काम में एक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जो बढ़ जाती है जिम्मेदारियां बंट भी जाती हैं। और एक अगर संगीतकार होता है तो उसमें वजन ज़्यादा रहता है, और उसकी सोच में और 2 की सोच में फ़र्क होता है। तो जोड़ियां जितनी भी रही वो सक्सेस इसलिए रही क्योंकि उनका मिजाज एक रहता था। और फिर रही बात अलग होने की, तो बाकियों की तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हम जैसे चाचा भतीजे कोई हम लोग अलग नहीं हुए हैं। अब वो भी उम्र दराज हो गया, मैं भी अभी 69 का हो गया हूँ, वो भी 71 के करीब हो गया है। तो एक हो जाता है कि नहीं यार अब ठीक है, अगर काम मिलेगा तो साथ में करने से। अभी हमने की, हमारी अभी एक फिल्म आई रोमियो, अभी एक पिक्चर हमने और की है अभी, जो अभी 1 हफ्ता पहले ही, जिसमें धर्म जी, रोनिक रॉड्रिक्स साहब की फिल्म है वो, अरबाज खान, धर्म जी, ये सब उसमें कास्टिंग है। मैंने प्यार किया फिर करके, उसमें भी दिलीप सेन, समीर सेन है। तो ऐसा नहीं है, काम हम लोग साथ में करते थे, करते आए हैं। मगर ऐसा है कि भाई जब इस टाइप का कोई फिल्म मिलती है कि भाई हाँ हम दोनों का होना ज़रूरी है, तो हम दोनों साथ में भी काम कर रहे हैं। दिलीप जी, अपने अपने आप को आपने समय के अनुसार डाला, जो आजकल चल रहा है। पहले संगीत था, बिल्कुल बदल गया, हर चीज बदल गया। पहले आप जाते थे, बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, आजकल क्या है कि 6-6 लड़कियां होती है, मैनेजर होते हैं, ये होते हैं, आप सिंपल सिटी में जीते हैं बिल्कुल। हमने देखा आपको, तो क्या आप कितना बदलाव आया आपके अंदर पहले से? नहीं देखिए, अभी जो आज के बच्चों का जो सिस्टम है, उन्होंने अपने हर डिपार्टमेंट के लिए एक एक मैनेजर रखा हुआ है। हमारे वक्त में ऐसा नहीं था। जब मेरे वक्त में 3 थे, मेरे यहाँ भरत जी थे, चोपड़ा साहब थे, दीपक पाल था। हमारे भी उस ज़माने में 3 सेक्रेटरी थे, 3 सेक्रेटरी कह लीजिए या 3 हमारे कार्यकर्ता कह लीजिए। तो वो होता है, तो होना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाता है कि आज म्यूज़िक एरिया या ये जो एंटरटेनमेंट एरिया इतना फैला हुआ है। क्योंकि हमारे ज़माने में एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि उस वक्त क्या होता था हम लोगों के साथ, कि क्योंकि हम किसी से राय नहीं लेते थे, डायरेक्ट चले जाते थे। तो अक्सर क्या होता था कि जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो हमको बुला लेते थे, बड़े प्यार से बुलाते थे। जब तक शो नहीं हो रहा है, जब तक बड़े प्यार से रहते थे। जैसे ही शो शुरू हो गया तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज़र गायब हो जाता था। अब पता चलाता था एंड में हमको कभी कभी तो आने जाने की भी प्रॉब्लम हो जाती थी, या फ्लाइट की भी प्रॉब्लम हो जाती थी, गाड़ी की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो ये हादसे उस ज़माने में होते थे। आज का जो युवा कलाकार है, या जो युवा संगीतकार या एक्टर या जो भी सिंगर हैं, उन्होंने जो अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर जो रखे हुए हैं, वो इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि हर मैनेजर का डिपार्टमेंट ये है कि भाई मेरे थ्रू आप जा रहे हैं तो सेफली जाएंगे, सेफली आएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आदमी कहाँ कहाँ ध्यान रखेगा। हालांकि उस ज़माने में भी करते थे, मगर उस ज़माने में इतना क्यूरियोसिटी नहीं थी। मगर आज क्या है, उस ज़माने में फ्रॉड होता था मगर थोड़ा होता था, आजकल फ्रॉड ज़्यादा होता है। क्योंकि आदमी आपके नाम से कहीं भी शो ऑर्गेनाइज अनाउंसमेंट कर देगा, पता चला फर्जी है, पोस्टर छप गए हैं और आपका सब कुछ हो रहा। तो ऐसे में क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट के जो आदमी होते हैं, जैसे शो वाला अलग होगा, गाने वाला अलग होगा, म्यूज़िक वाला अलग होगा, कोई इवेंट में फ़ोटो खिंचाना है तो अलग होगा, तो वो अलग अलग रखें तो उसमें बहुत अच्छी बात है उनके लिए। दिलीप जी, आजकल आपने देखा कि हमसे अच्छे, मतलब आप बता सकते हो, हम इंडस्ट्री में नाम चेंज कर लेते हैं, चाहे दिलीप कुमार हो या शक्ति कपूर हो या राजेश खन्ना हो। आप अपने बारे में क्या, आपका रियल नेम क्या है? क्या आपने कुछ चेंज करने की सोची कभी? बॉलीवुड में अपना नाम चेंज करना? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा नाम बचपन से, जब मैं पैदा हुआ था तो दिलीप साहब, जो नो डाउट आज भी उनके बराबर कोई नहीं है ना होगा, तो दिलीप कुमार के हिसाब से मेरे परिवार ने नाम दिलीप रख दिया। और हमारी जब शादी हुई तो वो हमको एक नाम देना पड़ता है, तो उसमें नाम हमारा चेंज किया गया। वो नाम दीन मोहम्मद के नाम से किया गया, जो हमारी जो मज़हब है उसके हिसाब से, धर्म है हमारा मुस्लिम धर्म के हिसाब से। तो ऐसा कुछ नहीं, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, नाम चेंज करने से वो नाम फल जाता है। तो सारे एक्टरों का जितने भी आप देखिए, चाहे जितेंद्र जी ले लीजिए, राजेश खन्ना जी ले लीजिए, शक्ति कपूर जी ले लीजिए, अक्षय कुमार जी ले लीजिए, ये जितने भी एक्टर्स हुए इन्होंने अपना नाम चेंज किया। तो उस नाम की वजह से उनको ख्याति प्राप्त जो हुई है, जो सक्सेस मिली है, वो एक प्लस पॉइंट हो गया। क्योंकि कभी कभी कुछ नाम ऐसा हो जाता है कि वो नाम एकदम धार्मिक लगने लग जाता है। और आप काम कर रहे हो फिल्मों में,
तो इसलिए भी लोगों ने नाम चेंज किया। तो नाम चेंज करने से फ़र्क भी पड़ता है। आपने सोचा कभी? मेरा तो दिलीप सेन था और कभी सोचा आपने कि नाम को चेंज किया जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मैं बचपन से जब दिलीप 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 करते रहे और मुझे यकीन था कि मैं इस नाम से चलूँगा तो मुझे मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाग्य एक सोच है, कर्म प्रधान है। लोग कहते हैं ना कि भाग्य में लिखा हो तो मिल जाएगा। भाग्य में लिखा बहुत कुछ है। सारी दुनिया की खुशियां आपके भाग्य में लिखी हुई है, बशर्ते आप अपने भाग्य को अपने कर्म से आगे बढ़ाओ, आगे चलाओ। क्योंकि आपके भाग्य में खाना लिखा रहा, आप उठा के मुंह में नहीं डालोगे तो खाना अपने आप थोड़ी आ जाएगा। तो भाग्य अपनी जगह है मगर कर्म अपनी जगह है। कर्म अगर आप अच्छा करोगे और आप वो जो करना जा रहे हो वो सही कर रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि मैं अपने आप का कहाना उदाहरण देना चाहूँगा। मैं डांस मास्टर से टर्न होकर म्यूजिक डायरेक्टर बना। मगर जब हम लोग 90 के दशक में कोशिश कर रहे थे, उस वक्त इतना इजी नहीं था म्यूजिक डायरेक्टर बनना। मेरे पार्टनर ने तो एक स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि चाचा मैं संगीतकार नहीं बनूंगा, मैं अच्छा खासा म्यूजिशियन हूँ, मेरी पर डे की अच्छी खासी इनकम होती है, मेरा घर बढ़िया चल रहा है, मैं भूखों नहीं मरना चाहता। क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर को उस ज़माने में पैसे इतने नहीं मिलते थे। नाम मिल जाता था अगर आप चल गए तो, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप चलोगे, क्योंकि समीर सेन ने तो पूरा ज़माना देखा हुआ था। तब मैंने उनको कहा कि मैंने बोला देख, जब इसमें आ गए हैं तो सक्सेस भी होंगे। अब सक्सेस कैसे होंगे ये ना उसको पता था ना मुझे पता था, मगर मुझे एक बात ज़रूर पता थी कि लाइन में कोई अगर आदमी बड़ा बन रहा है या कोई आदमी चल रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। वो है उसका कर्म और उसकी मेलोडी, उसका अच्छा किया हुआ काम। चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, चाहे पप्पी लहरी जी हो, चाहे राजेश रोशन जी हो, चाहे कल्याण जी आनंद जी हो, नौशाद साहब हो, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं, शंकर जयकिशन जी, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन। तो मैंने कहा जब ये लोग इतनी अच्छी धुनें बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकें। तो हमने कोशिश की साहब। तो जब हमने आईना की तो उसका म्यूज़िक एकदम अलग था, ये दिल्ली का म्यूज़िक एकदम अलग था, जुल्म की हुकूमत का एकदम अलग था, अंधेर गर्दी का एकदम अलग था, सुरमा भोपाली का अलग था। उसके बाद में जैसे जैसे हम फिल्में करते गए हमारे म्यूज़िक के अंदर एक अलग अलग वेरिएशन मिलते गए। उसका कारण भी था जो आज नहीं है। आज के संगीत को जल्दी आदमी भूल इसलिए जाता है कि जब तक फिल्म है जब तक वो फिल्म सुनते हैं। हमारे वक्त में एक फिल्म की कहानी सुनी जाती थी, कहानी सुनने के बाद में उसकी सिचुएशनें बनाई जाती थी। उन सिचुएशनों पे बैठ के एक दिन में गाने नहीं बनते थे। हमारे करीबन 3 महीने 6 महीने जाके वो गाने कंपोज होते थे। ऐसा नहीं कि बाजा बजाया धुन आ गई बाहर। आजकल का हिसाब किताब नहीं है कि उसमें से निकाल लो या फलाने गाने को एडोप्ट कर लो। हम लोग पूरी मेहनत करते थे और इसीलिए दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत आज भी लोगों को हटके लगता है, कुछ मेलोडी लगता है। लोग मुझे आज भी पूछते हैं कि साहब आपका दौर जो था म्यूज़िक का, दिलीप सेन, समीर सेन का या 90 के दशक का, वो म्यूज़िक बड़ा कमाल का था साहब। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप अपने काम के प्रति अगर दृढ़ता से और सच्चाई से काम कर रहे हैं तो यू आर सक्सेस। सर सक्सेस की आपने बात की, आपने चढ़ते सूरज को देखा है, बनते बिगड़ते देखा है, मुंबई को एक एक हीरो को अपने बचपन से देखा है। कभी आपके स्ट्रगल के दिन ऐसे हुए कि यार वापस चला जाना चाहिए गांव राजस्थान, लेकिन नहीं यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, कभी आपके साथ हुआ? नहीं, ऐसा तो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि गांव जाके करते क्या। कभी हुआ डायरेक्टर ने आपको ठुकरा दिया? नहीं, वो तो देखिए वो तो हर एक कोई ऐसा वाकया शेयर? नहीं, वाकया क्या शेयर करूं। मैं एक फिल्म कर रहा था, उसका नाम भी अभी याद आते थे चला गया। और वो मेरे मित्र थे, उनकी वाइफ जो प्रोड्यूसर थे उनकी वाइफ मेरी छोटी बेटी बहन की तरह थी। और उस ज़माने के बहुत बड़े डायरेक्टर थे रवि नागाज, जिन्होंने फ़र्ज बनाई थी जितेंद्र साहब की। उनके साथ हमारी 6 महीने सिटिंगें चली। 6 महीने सिटिंग चलने के बाद में जिस दिन मुहूर्त था तो हम लोगों ने पहली रात को तैयारी की कि भाई कल हमारा मुहूर्त है तो कपड़े लेते ज़रा धुला के साफ़ सुथरे फ़ोटो खींचेंगे लोग। तो उस हिसाब से मैंने कहा, और पता चला जब हम सुबह पहुँचे तो वो जो बैनर होता है उसमें नाम भलता ही म्यूजिक डायरेक्टर था, यानी बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर था कोई। तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा कैसे हुआ, 6 महीने तो सिटिंग हमने की, गाने तुमने सब फाइनल कर लिए। बोला नहीं यार, कंपनी वाले म्यूज़िक नहीं ले रहे हैं तो दिलीप भाई हम आपको नहीं ले सकते। उसके बाद में सेम मेरी फिल्म आई, सेम स्टार कास्ट की, अंधेर गर्दी। तो वो ये चलता रहता है, उसमें बुरा मानने का मतलब नहीं है। निकालते भी हैं, रखते भी हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी की पिक्चर चल रही है, उसके गाने अगर कहीं अटक गए हैं तो
हमको फ़ोन आ जाता है कि यार वो गाना एक अटक गया, ज़रा बना दीजिए। ऐसे भी कई काम किए हम लोगों ने। सर आप बहुत ही डाउन टू अर्थ है, जितने अवार्ड शो होते हैं अक्सर आप देखे जाते हैं उनमें, और दिलीप सेन जो है मना नहीं करते किसी को, क्या कहना चाहिए इस बारे में? आप जो बोल देता आप ठीक है, किसी को नाराज नहीं करते? नहीं, उसका कारण है देखिए कि एक आदमी किसी को सम्मान दे रहा है, उसके नाम को सम्मान दे रहा है या उसके काम को सम्मान दे रहा है, और वो सम्मान अगर मेरे हाथों से दिलवाया जा रहा है तो मेरा तो कुछ ओछा तो होऊंगा नहीं, मैं कोई छोटा तो हो नहीं जाऊंगा। और जो अवार्ड होता है वो अपने आप का बड़ा नाम का अवार्ड होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई कम से कम मेरे जाने से वो अवार्ड जो ऑर्गेनाइज़र है उसको खुशी मिलेगी, और उससे ज़्यादा खुशी उसको मिलेगी जो मेरे हाथों से अवार्ड लेगा। तो अगर समय मेरे पास रहता है तो मैं ना नहीं करता हूँ, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर अवार्ड में ही चला जाऊँ, जहाँ मुझे लगता है वहीं जाता हूँ। आपको नहीं लगता कि आपके नाम से पूरे बॉलीवुड में एक अवार्ड शो किए जाते हैं और आपके नाम से लोग पैसा लेते हैं? आपके नाम से मतलब लंबी लंबी रकम ली जाती है, दिखाने के लिए आपको यूज किया जाता है क्योंकि आप बहुत सिंपल है। नहीं, ये बातें अभी तक मेरे सामने नहीं आई कभी। क्योंकि अवार्ड शो होता है सब पेमेंट का होता है। नहीं, माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए, आपकी बात को काट के, कि मेरे नाम से कोई अवार्ड, क्योंकि मेरे नाम तो कोई ऐसा नाम मेरा नहीं है कि जिसके नाम से कोई, या ऐसी कोई मेरी शक्ल नहीं है कि मेरे नाम से कोई पैसा किसी को दे देगा। हाँ, अवार्ड के नाम पे दे सकते हैं कि भाई फलां अवार्ड है, उसका नाम का उन लोग देते होंगे अगले को, ऑर्गेनाइज़र को पैसा। तो मैं समझता हूँ कोई बुराई भी नहीं है अगर कोई अपने अवार्ड को चलाने के लिए, क्योंकि अवार्ड वाला अपने घर के पैसे लगा के तो अवार्ड किसी को देगा नहीं, वो अपना कवरेज करेगा, तो कुछ पैसे वो जो पब्लिसिटी जो होती है वहाँ से लेगा, कुछ पैसे हो सकता है जो अवार्ड लेते हैं वो होते हैं, क्योंकि हमने सुना क्या देखा है, फिल्म फेयर जैसे बिकते हैं अवार्ड, उनके भी लाखों करोड़ों रुपए बोलते हैं कि भैया ये अवार्ड मेरे को मिलना चाहिए, इतना पैसा ले लो, या इतना दे दोगे तो ये अवार्ड आपको मिल जाएगा। तो ये सब चलता रहता है बातें। आखिरी सवाल सर, आप बताएं, आपके ऊपर आप बोलना चाहे तो बोले, प्यार मोहब्बत के मामले में दिलीप जी कैसे रहे? लव मैरिज की या फिर अरेंज मैरिज? नहीं, प्यार मोहब्बत दिल में रखिए, प्यार मोहब्बत दिल में रखिए, कंपोजिशन में रखिए, मगर कैरियर के अंदर दिल आया किसी का आपके? नहीं, दिल तो अभी छोड़िए इन बातों में कहीं हो। सर ये चीज आप अपने बताएं कभी? नहीं, ऐसा तो कि देखिए हम कोई मोम के तो बने हुए नहीं है, दिल आता है, और दुनिया में खूबसूरत अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, भोलेनाथ ने बनाई हुई चीज़ें हैं, वो फूल भी होता है खूबसूरत। सिनेकला चैनल पे आप थोड़ा बता। सिनेकला पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई बिना प्यार किए हुए तो अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर बन नहीं सकता। जो मेरी धुनों में आपको खुद जो रोमांटिक पना नज़र आता है वो प्यार से ही आता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि प्यार करो तो किसी का घर ख़राब कर दो, या किसी की लाइफ ख़राब कर दो, या किसी की ज़िंदगी ख़राब करके या किसी को बदनाम कर दो। वो प्यार नहीं होता है। प्यार होता है आत्मा से, आँखों से। आप आँखों से महसूस करो, प्यार करो, कोई बुराई नहीं है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। ज्यादातर एक गाना सर वो बोलूंगा, एक जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। यहाँ तो सिनेकला देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, और इस चैनल के ऑर्गेनाइजरों को और प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। खास करके पवन जी को बहुत बहुत बधाइयाँ।